यूपी के बस्ती में फूड प्रोसेसिंग के नाम पे एक फैक्ट्री की नींव रखी गई। जब लोगों को पता चला कि ये एक एथेनॉल फैक्ट्री है, तब लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। ये फैक्ट्री बस्ती के मुख्यालय से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित दशिया में लग रही है, जिसका अब लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि ये फैक्ट्री यहाँ से हटाई जाए। हमारे साथ इसके बारे में बातचीत के लिए कॉमरेड के पार्टी हैं और हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये फैक्ट्री यहाँ पे अ, अगर लगती है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉफिट होगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस है, इसके बारे में हम कॉमरेड से चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आपके बस्ती से महज 25 किलोमीटर दूरी पर दशिया में एक एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? एथनॉल फैक्ट्री जो लग रही है, जी इसके सवाल को लेकर बस्ती में हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा से जुड़े साथी जो उस इलाके में रहते हैं, जी उनकी आपत्तियां थीं, उनके विरोध थे। और फिर धीरे धीरे ये देखने में आया कि पूरा बस्ती जिला एक बहस में उलझ गया है कि उद्योग है, आना चाहिए, उससे हमारा विकास होगा। वहीं एक बड़े हिस्से का जिनकी ज़मीनें जा रही हैं या जिन लोगों को प्रभावित होने की आशंका है, वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक बहस सी चल पड़ी है। इस बहस में एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो बहुत घातक है। वो ये आ रही है कि किसानों, मजदूरों, वहाँ की स्थानीय आबादी का पक्ष जी कि हम फैक्ट्री के, एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ क्यों हैं, व्हाइट पेपर पे उनसे साइन करवाया गया, ऐसा दावा है। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ क्यों जी हैं। ये पक्ष कमजोर है, ये सामने नहीं लाया जा रहा है, बल्कि तमाम तरह की अन्य चीजें औद्योगिकीकरण के नाम पे, उद्योग और रोजगार के विकास के नाम पे और बस्ती के विकास के नाम पे एक तरह से थोपा जा रहा है, जबकि सच्चाई इससे कहीं इतर है। जैसा कि सवाल ये बनता है कि लोग विरोध कर रहे हैं कि वहाँ का जो एयर कंडीशन है, मतलब जो वहाँ की एयर क्वालिटी है, वो खराब हो जाएगी फैक्ट्री लगने के बाद। और प्रशासन, जो फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि सारे मानकों को पूरा करने के बाद ये फैक्ट्री लगाई जा रही है। उस पर आने से पहले सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि इस फैक्ट्री निजी क्षेत्र की फैक्ट्री है, अंतर डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड की है, जो गोरखपुर बेस करती है। इसकी कुल पूंजी 25 करोड़ की है, जिसमें 7.25 करोड़ रुपए इनके पास कैश है। ये 200 किलोलीटर प्रतिदिन के एथेनॉल उत्पादन का प्रोजेक्ट लेके इन्होंने जमीनें हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कि आपने मैदा सूजी की फैक्ट्री लगाने के नाम पे किसानों से जमीन ली। किसानों को लगा कि एग्री बेस प्रोडक्ट है, एग्री बेस इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और इससे हमारा माल भी बिकेगा और बस्ती में रोजगार का विकास भी होगा। उन्होंने जमीनें दे दी। जब प्लांट लगना शुरू हुआ, तब धीरे धीरे समझ में आया लोगों के कि मैदा और पूंजी का उत्पादन की फैक्ट्री न होके ये बल्कि कुछ और है। और जब डिटेल में गए, वो जानकारी लिए, तो पता चला एथेनॉल उत्पादन फैक्ट्री है। अब उसे लेके, उसके प्लस और माइनस को लेके उनमें एक गुस्सा और बहस चली। बहस के बाद वो इस पे आए कि नहीं, ये फैक्ट्री हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारी ज़मीनों के लिए नुकसानदेह है, हमारे पानी के लिए नुकसानदेह है, हमारे वायुमंडल के लिए नुकसानदेह है। तब वो इसका विरोध करना शुरू किए। अब एथेनॉल की यूनिट आप लेके आए हो, बात सही है। 200 किलोलीटर पर डे की प्रोडक्शन यूनिट के लिए सबसे पहले जो झूठ परोसा जा रहा है, उस पर चर्चा कर ले रहे हैं। पहला झूठ है कि प्रोजेक्ट की लागत 600-700 करोड़ की है। कुल 250 करोड़ की प्रोजेक्ट की लागत है
200 किलोलीटर पर डे के एथेनॉल उत्पादन के प्रोजेक्ट का कुल 250 करोड़ रुपए की लागत में ये इस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो जाता है। दूसरा झूठ परोसा जा रहा है कि 500-600 लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष रोजगार। अब प्रत्यक्ष रोजगार की तो बात ही छोड़िए, 2000, 2500, कुछ लोग कह रहे हैं 5000, 10,000। ये भी पूर्णतया गलत है। उस क्षमता की फैक्ट्री के संपादन के लिए, उसके संचालित करने के लिए जो मैन पावर की जरूरत होती है, उसकी कुल संख्या 100 से 125 होती है। वो भी कब? पुराने श्रम कानूनों के हिसाब से, जब 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की, इनको एक ही काम के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब जब नए श्रम कोड में काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, 12 घंटे कर दिए गए, 12 घंटे कर दिए हैं, तो मैन पावर में कटौती होगी। कुल 70 से 75 लोगों को, प्रत्यक्ष कामगारों की, टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी। उसमें भी एक विशेष बात है कि 60% इनको स्किल्ड लेबर चाहिए। जो स्किल्ड लेबर जैसे बॉयलर ऑपरेटर हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ, प्रोडक्शन इंचार्ज हुआ, क्वालिटी टेस्ट करने वाला हुआ, टरबाइन ऑपरेटर हुआ, बॉयलर ऑपरेटर हुआ, तो 60% जो स्किल्ड है 70-75 में, करीब 50 क्वालिफाइड लोग चाहिए, 20 से 25 सुरक्षा गार्ड, स्टोर कीपर, इस तरह के लोग लोकल चाहिए। तो ऐसे में ये उद्योग हमारे बस्ती जनपद में रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम होगा, ये झूठ है। ये फैलाया हुआ झूठ है जो पूर्णतया गलत है। उत्तर प्रदेश की किसान सभा की बस्ती इकाई इस सच्चाई को जानती है। मैंने आपसे सवाल किया था कि ऐसा दावा किया जा रहा है, मैंने रोजगार पे जो मेरा सवाल था वो मैं अंतिम में आपसे लेना चाहता था, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि जो एयर क्वालिटी खराब होगी फैक्ट्री लगने के बाद, और जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखकर जो उसके सारे मानक हैं उसको पूरा करने के बाद ये फैक्ट्री चलाई जाएगी। अब उसमें यह है कि एथेनॉल उत्पादन की फैक्ट्री, इस तरह की फैक्ट्रियां 3 के तीनों क्षेत्रों को प्रदूषित करती हैं और भयंकर रूप से प्रभावित करती हैं। हमारे पानी को भी, हमारी जमीनों को भी और हमारे हवा को भी जी। और इन तीनों को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि उस इलाके में रहने वाले जलीय जंतुओं को, हवा में रहने वाले पशु पक्षी, इनको, जानवरों को और इंसानों के लिए कैंसर जैसी बीमारियों के कारण होते हैं। स्किन एलर्जी, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों के कारण बनते हैं। आपने सवाल पूछा है वायु प्रदूषण का, तो एथेनॉल उत्पादन के लिए आप ग्रेन आधारित एथेनॉल उत्पादन की आप बात कर रहे हो, जिसमें रॉ मटेरियल आप कहते हो हमें चावल और मक्का चाहिए जी। तो चावल और मक्का के फर्मेंटेशन के बाद जब आप उसको डिस्टिल करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाएंगे, तब आप एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में बॉयलर में आप डालेंगे पराली और धान की भूसी। तो जो सबसे पहली चीज हवा में जाएगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, सल्फाइड गैसेस जाएंगी, फॉर्मेल्डिहाइड गैसेस जाएंगी, एस्टेल्डिहाइड गैसेस जाएंगी और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें जाएंगी। इसके अलावा स्मोक पार्टिकल भी जाएंगे वायुमंडल में। मैं पांडे जी को सुन रहा था, इनके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, कि हमने वो कार्बन पार्टिकल्स के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई है, जो एक निश्चित सीमा तक माइक्रो तक के जो वेस्ट पार्टिकल होगा जला हुआ, उसे वो प्रेसिपिटेट करके नीचे निकाल लेगी और उससे बड़ी उससे छोटी पार्टिकल और गैसेज निकल के वायुमंडल में चली जाएंगी। पांडे जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ 2 सवाल है। एक, क्या आपका वो सिस्टम प्रॉपरली एसओपी के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से कार्य करेगा? नंबर दूसरी बात, उससे जो ऐश निकलेगी, राख निकलेगी, वो बेहद महीन राख होती है। उस राख के निस्तारण पे आप साइलेंट रहे, आप कुछ नहीं बोले।
और राख सामान्य हवा चलने पर भी उड़ती है, आंखों में पड़ती है, शरीर पे जमा होती है, जिसके कारण स्किन एलर्जी से लेके आंख तक के रोग और नाक के सहारे वो फेफड़े में जाती है, जो अस्थमा का कारण बनती है। उसके लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि उस ऐश को जहां आप स्टोर करेंगे निस्तारण के लिए, वहां भी उसे लगातार गीला रखना पड़ता है। उस हिस्से में आप साइलेंट हो गए। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखना हो, सुएज पेपर मिल के राख का देख लीजिए। गणेशपुर का पूरा इलाका उस सड़क पे चलने वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं कि इससे ये होगा। दूसरी ओर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जो फॉर्मेल्डिहाइड की गैसेज निकलेंगी, जो एस्टल्डिहाइड की और सल्फाइड गैसेज निकलेंगी, और जो आपकी ये निकलेगी नाइट्रस ऑक्साइड, इसका क्या होगा? ऊपर जाके कवर कर लेगी। ये वायुमंडल में एक फॉग के रूप में 10-20 किलोमीटर में फैल के रहेंगी, और जैसे ही ये मॉइस्चर पाएंगी, ये अपने को एसिड में कन्वर्ट करके वो नीचे की ओर आएंगी, और उतने एरिया की धरती पे जब वो गिरेंगी, मानव शरीर पे गिरे, पशु पक्षियों के ऊपर गिरे, पत्तियों पे गिरे, वृक्षों पे गिरे, इन्हें ये नष्ट भी करेंगी, और स्किन एलर्जी और अस्थमा और कैंसर के बेसिक कॉन्सेप्ट जो भीतर आप सांस लेंगे वायुमंडल में एसिडिक, ये कारण बनेगा। और यही कारण है फॉर्मेल्डिहाइड की गंध और सल्फाइड गैस की गंध, सड़े अंडे की गंध। उस दुर्गंध से पूरा का पूरा एरिया बदबू करेगा, रिहाइश मुश्किल हो जाएगी, और एथेनॉल फैक्ट्रियां इसीलिए आबादी के आसपास लगाई भी नहीं जाती। उस पर हम जो अन्य दो आपने बताया कि जैसे वहाँ पे भूमि प्रदूषण होगा और साथ में जल प्रदूषण होगा, जल का जो स्तर वो भी डाउन हो जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। उसके पहले जो उनके दावे हैं कि जनपद के आसपास जो जिले हैं वहाँ भी एथेनॉल फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं और वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो दावा कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जनपद के आसपास जो एथेनॉल फैक्ट्रियां लगाई गई, बलरामपुर जैसे हो गया, बलरामपुर है या आसपास है, ये लगाई जा रही हैं, लगाने के 5-10 साल की बात है। आपको देखना हो तो नॉर्थ ईस्ट में 1 लाख की आबादी वाले जिले में जहाँ सबसे मैक्सिमम एथेनॉल का फैक्ट्रियां लगी हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिए। उनकी डिटेल रिपोर्ट भी आ चुकी है, एनजीटी की भी आ चुकी है, और पर्यावरण के संतुलन के लिए जो विभाग काम करता है उसकी भी आ गई। वहाँ के लोग चीख चीख के कह रहे हैं, वहाँ के नदियाँ, वहाँ के पानी कचरा बन चुका है, वहाँ की ज़मीनें बंजर हो गई हैं, पत्तियों को उंगली से छूइएगा तो राख और एसिडिक राख का पूरा आपके हाथ चिपचिपाने लगेगा। वहाँ इतना तक हो गया है कि वहाँ प्राइवेटेड कर दिया गया है रिपोर्टरों के जाने के लिए, और उसकी फोटोग्राफी करने के लिए, और उसके सच को बाहर लाने के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात, एथेनॉल फैक्ट्रियां अगर इतना ही रोजगार सृजित कर रही और इतना ही सुरक्षित है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे खतरनाक उद्योगों की सूची में डाल क्यों रखा है? आप इस बात को भी क्लियर कीजिए कि हैजर्ड जो उनकी लिस्ट है, उस लिस्ट में एथेनॉल उद्योग को क्यों डाल रखा है? और अगर वो डाल रखा है तो क्या बस्ती खतरनाक उद्योगों के लिए आप कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं और कोई उद्योग विकास के लिए नहीं मिला? जो लोग भी इसके पक्षधर हैं वो झूठ बोलते हैं। इस तरह के खतरनाक उद्योग केवल सरकारी मशीनरी और 2 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कागज के लेकर नहीं चलाई जा सकती। हमारे जनपद के किसानों, मजदूरों को, सामान्य आबादी इसे नहीं सहन करेगी। हल्की सी चूक, आप एथेनॉल की बात कर रहे हैं, एथेनॉल बड़ी तेज वेपराइज होता है। वेपराइज जब होता है तो आग लगने, ज्वलनशील होने के कारण आग लगने का खतरा रहता है। जो मैन पावर भीतर काम कर रही है, जो आसपास है, एथेनॉल फैक्ट्री में हल्की सी चूक मानव संपदाओं के नष्ट होने का कारक बनेगी। इस तरह की तमाम चीजें हैं। वायु प्रदूषण से लेकर, वायु प्रदूषण का प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ेगा, हमारे पारिवारिक सदस्यों पे पड़ेगा। स्किन एलर्जी से लेके, अस्थमा से लेके हम कैंसर के रोगी होंगे, बाल झड़ने से लेके तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। हमारे फलदार पौधों में फल नहीं लगेंगे।
एक ईंट का भट्ठा लग जाने के बाद आसपास के 5, 7, 10 किलोमीटर में बगीचे कम फल लगने लगते हैं। आप एथेनॉल जैसी फैक्ट्री लगाएंगे तो निश्चित तौर पे 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में फलदार वृक्ष फलों का उत्पादन धीमे धीमे बंद कर देंगे, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमने भी वायु प्रदूषण पे बात की और आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने बताया कि वहाँ की जो मिट्टी है वो भी प्रदूषित हो जाएगी और वो जो कृषि योग्य मिट्टी है वो एक बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कैसे? जो गैसेज निकलेंगी, सल्फाइड गैस है जी। SO2, आपके HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड की गैसेज, ये फाग के रूप में वायुमंडल में 10-5 किलोमीटर दूर चिमनी के आसपास वो इकट्ठा होकर रहती हैं, बहुत दूर तक नहीं जाती, या हवा चली कहीं गई भी तो किसी आसपास के इलाके में तक जाएंगी। ऐसे में जब भी पानी बरसेगा या मॉइस्चर होगा, वो खटाक से पानी के साथ रिएक्शन करके वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होंगी और HNO2 HNO3 नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और जब अपने वजन से वो 25-30 किलोमीटर के क्षेत्र में नीचे की ओर आएगा तो सबसे पहले उस जमीन को क्या करेगा? उस जमीन की वनस्पति को नष्ट करेगा, पेड़ पौधों को नष्ट करेगा, वो जीवाणु जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ करते हैं उनको नष्ट करेगा और पूरा का पूरा एरिया की जमीन धीमे 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 बंजर हो जाएगी। कॉमरेड, सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ का जो जलस्तर है वो भी डाउन होगा। लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भूमि से जल निकाला जाएगा तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के भी जलस्तर प्रभावित होंगे। और कंपनी ये दावा कर रही है, फैक्ट्री में जो संबंधित लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम उतना पर्याप्त मतलब जो जल निकालेंगे फिर उसको हम रिचार्ज भी करेंगे। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? 1 लीटर एथेनॉल उत्पादन में 10 से 12 लीटर साफ पानी की जरूरत पड़ती है। अगर हम चावल बेस्ड एथेनॉल बनाते हैं तो जो उद्योग लग रहा है उसी की बात कर रहा हूँ, हम शीरा या अन्य तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, उसी पे बात हो रही है, मक्का और चावल पे। 1 लीटर एथेनॉल उत्पादन के लिए 10 से 12 लीटर पानी चाहिए। अब 10 से 12 लीटर पानी, आपको मालूम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस सर्टिफिकेशन तब देता है, इनको अलाउ तब करता है जब फैक्ट्री उसी पानी को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी और मशीनें स्थापित करे। 100%, 0% की भी, 0.1% की भी वहाँ रिलीफ नहीं है। अर्थात 10-11 लीटर पानी में 10 लीटर पानी, 8-9-10 लीटर पानी जो वेस्ट निकलेगा, जो अपशिष्ट निकलेगा, जिसमें फर्मेंटेशन के बाद बचे हुए अनाज का कचरा, तमाम घातक केमिकल युक्त कचरा युक्त पानी, ये पानी आप फिर से रिसाइकिल करेंगे। हम मान लेते हैं आप 100% पानी रिसाइकिल कर रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड आप प्रोसीजर का पालन करेंगे तो, वैसे आज के सिस्टम में, व्यवहारिक सिस्टम में SOP पालन नहीं होती है, केवल कागज में पालन होती है। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड कितना कारगर है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बस्ती का अनुभव भी रहा है जी। तो उसके बावजूद कि हम मान लें कि वो पानी आप वापस लेके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो उसका अपशिष्ट निकलेगा, जो सिल्ट निकलेगा, उसका प्रबंधन कैसे होगा? पांडे जी बता रहे थे कि हम उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करेंगे तो उसका जो केमिकल का पार्ट, हानिकारक प्रोडक्ट का पार्ट है उस सिल्ट का, अवशिष्ट का, वो क्या होगा? उसको कहाँ डंप करेंगे? उसके लिए डंपिंग ग्राउंड है आपके पास, कहाँ ले जाके डंप करेंगे? वहां जाके हमारे पांडे जी चुप हो जाते हैं। वो निश्चित तौर पे वो अवशिष्ट पदार्थ ड्राई करने के बाद आप आसपास के इलाकों में ही कहीं ना कहीं फेंकेंगे, गिराएंगे, और जिसके कारण वो जमीन वो बरसाती पानी में बह के पानी में जाएगा, जिसके कारण जलीय जंतु, मेढक से लेके और मछलियां तक, जलीय पौधे और उस पानी को पीने वाले जो पशु पक्षी हैं वो, और मानव के हवा से वो चीजें फैलेंगी तो मानव जनित
रोगों से लोग प्रभावित होंगे, बीमार होंगे, वो इलाका कष्ट में रहेगा। कॉमरेड, अंतिम सवाल आपसे है कि इतनी हानिकारक फैक्ट्री बस्ती जैसे शहर में ऐसे गांव में लगाया जा रहा है जहां आसपास अच्छी आबादी भी है और वो जमीन कृषि योग्य भी है, जो महज बस्ती के मुख्यालय से 20-25 किलोमीटर पर स्थित है, तो ऐसी फैक्ट्री लगाने के लिए कोई जन संवाद कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया? और जो संबंधित बस्ती में बैठते अधिकारी हैं उनको इस बात की सूचना कैसे नहीं हुई कि लोगों को विश्वास में रख के कि कोई और फैक्ट्री लग रही है, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लग रही है और एथेनॉल जैसी फैक्ट्री लगाई जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज प्रासंगिक है जी। आप खतरनाक उद्योगों की श्रेणी के उद्योग को अगर बस्ती में ला के स्थापित करना चाहते हैं तो आपको त्रिपक्षीय संवाद कायम करने के बाद ही अपने प्रोजेक्ट के लिए जमीनें एक्वायर करनी थी, किसानों से मांगनी थी। आप झूठ बोल के जमीन लिए, उसके बाद आप लाके मशीनरी बैठाना भी शुरू कर देते हो। जब लोगों को पैदा होता है, वो बेचारे गरीब मजदूर किसान इतना जानते हैं कि इस फैक्ट्री से हमें नुकसान होगा, वो उसके आधार पर विरोध करते हैं। उनका पक्ष, उद्योगपति एक मजबूत ताकत होता है, उसके पक्ष में प्रशासन भी खड़ा रहता है, श्रम विभाग भी खड़ा रहता है, और कहना नहीं चाहिए तमाम नेता भी खड़े होकर तर्क दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं। एक नेताजी तो यहाँ तक कह गए कि सरकारी कंपनी है। हाँ, हरैया विधायक अजय सिंह। जबकि विशुद्ध रूप से निजी कंपनी है, निजी प्रोजेक्ट है। बाकी कोई भी फैक्ट्री लगाइएगा तो लाइसेंस सरकारें ही देती हैं, उसका फाइनेंस बैंक ही करते हैं, सरकारी एजेंसियां ही करती हैं। उसके बाद जिन तबके के ऊपर था कि इसके गुण दोष के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करें, उस तबके का एक बड़ा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा तो तटस्थ होकर वो फैक्ट जानने की कोशिश और रखने की कोशिश कर रहा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आरोपित करता हुआ घूम रहा है उन किसानों को, मजदूरों को, उन नेताओं को जो इस सच को बाहर ला रहे हैं कि एथेनॉल फैक्ट्री हमारे बस्ती के हित में नहीं है, हमारे बस्ती के किसानों के हित में नहीं है, हमारे यहाँ के पशु पक्षियों के हित में नहीं है, हमारे यहाँ के जानवरों के हित में नहीं। हम खतरनाक उद्योगों से बस्ती के विकास के पक्षधर नहीं है। जब तमाम ऐसे उद्योग हैं जो इस इलाके के हिसाब से इलाके के विकास के लिए डेवलप किए जा सकते हैं, तो खतरनाक उद्योगों को बस्ती में लाके और विरोध के नाम पे ये कह देना कि इनके विरोध के कारण बस्ती का विकास नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए तमाम झूठ गढ़ना, चाहे वो मैदा सूजी के फैक्ट्री के नाम पे जमीन लेने का सवाल हो, और चाहे वो उत्पादन के नाम पे, रोजगार के नाम पे और मैन पावर के नाम पे और विकास के नाम पे गढ़े गए झूठ हों। इस तरह के झूठ के सहारे वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन इसका स्पष्ट रूप से विरोध करती है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका विरोध करती है। अगर इन नेताओं की और इनके आकाओं की जी, अगर उन्हें लगता है ये विकास का एक स्तंभ बनेगा, तो हमारा चैलेंज है कि एक खुली बहस बिंदुवार तय कर ली जाए। खुली जनता के न्याय के मंच पे आप बुला लीजिए, हम लोगों के भी प्रतिनिधि रहेंगे, किसानों मजदूरों के भी प्रतिनिधि रहेंगे, जो तमाम संगठन है मिल के भी प्रतिनिधि रहेंगे, और उनके पक्षधर प्रशासन हो, चाहे पत्रकारिता हो, या जो और लोग हैं वो भी बैठे हैं, उनके एक्सपर्ट। आइए आमने सामने बहस हो जाती है, बिंदुवार बहस हो जाती है, और ये चीजें साफ हो जाएंगी, पारदर्शी हो जाएंगी।